वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो एरीन्स को। बात करें प्रीवियस लेक्चर्स की, यानी लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 की, तो वहाँ पर हमने सीखी थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो हम स्टडी करेंगे नाइट्रो एरीन्स में, वो है उनका एसिडिक नेचर। क्या कहता है, आइए देखते हैं और समझते हैं। नाइट्रो एरीन्स डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, सो लाइक टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स दे डू नॉट एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर और टोटोमेरिज्म। कहता है कि हमारे पास नाइट्रो एरीन्स में अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि हमने टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स के केस में देखा था, तो ये हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर और टोटोमेरिज्म शो नहीं करते। याद करो, जब हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो एल्केन्स शुरू की थी, तो वहाँ पर जब टोटोमेरिज्म देखा था, तो वहाँ पर ये था कि एक एसेंशियल कंडीशन ये थी कि हमारे पास टोटोमेरिज्म शो करने के लिए एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अवेलेबल ही नहीं है, तो ये हमारे पास टोटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा और ना ही एसिडिक कैरेक्टर एग्जिबिट करेगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ से NO2 को हटाकर 2H लगा दूँ तो ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रो एरीन का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हमारे पास ये होगा अल्फ़ा कार्बन। अब ये जो कार्बन है, अब कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो यही बात ये यहाँ पर कह रहा है कि नाइट्रो एरीन्स के केस में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स में था। जैसा कि हम आपके सामने लिखें RCrNO2, ये हमारे पास है अल्फ़ा कार्बन, जिसके पास हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। R हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, तो यही बात हमारे पास यहाँ है। अब आगे चलते हैं। हाउएवर नाइट्रो कंपाउंड्स हैविंग 2 और मोर नाइट्रो ग्रुप्स अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग आर समवट एसिडिक। कहता है कि हमारे पास जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, अगर उनमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप्स अटैच्ड हों बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, तो हमारे पास कहता है कि वो जो कंपाउंड है वो कुछ एसिडिक हो जाता है। क्यों होता है, अभी समझते हैं। अब वो थोड़ा सा एसिडिक हुआ तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स हैं, वो जब कोल्ड एक्वस एल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो स्ट्रोंगली कलर्ड साल्ट की फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि एसिडिक आ गया, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट की ही फॉर्मेशन करेगा ना। तो वही बात यहाँ पर है। अब देखिए ज़रा उसकी एसिडिटी को कि कैसे आई। देखिए हमारे पास ये है 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। अब हमारे पास OH- आया और उसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, और ये हमारे पास इधर, और ये हमारे पास यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखिए डियर, हमारे पास यहाँ पर 3 नाइट्रो ग्रुप्स हैं, और हमें पता है नाइट्रो ग्रुप का हमारे पास -I इफेक्ट होता है कि नहीं। अब -I इफेक्ट होगा तो हमारे पास जो कार्बे एनायन है ये स्टेबलाइज होगा। काफ़ी बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्सल हो रहा है नेगेटिव चार्ज का। अब जब ये स्टेबल है तो ऑलरेडी ये बात क्लियर है कि ये बनना चाहेगा। अब बनना चाहेगा तो कैसे बनेगा, जब यहाँ से हमारे पास H+ निकलेगा, H+ निकलेगा तो मतलब एसिडिटी ना डियर। तो वही बात ये हमारे पास बोल रहा है कि जब हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड्स में 2 या 2 से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप्स प्रेजेंट हो, वो अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से, तो हमारे पास वहाँ पर कुछ एसिडिटी आ जाती है। क्यों आ जाती है वो आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आया फील एसिडिक नेचर का नाइट्रो एरीन्स में, तो आप इसे नोट करें। देन हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी सेकंड केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं नाइट्रो एरीन्स में, जो है रिडक्शन। देखिए डियर, हमारे पास जो ये रिडक्शन है नाइट्रो कंपाउंड्स की प्राइमरी एमीन्स में, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रो एरीन्स की। जनरल अगर हम डाटा लें कि होता क्या है इसमें, डियर, हम नाइट्रो कंपाउंड लें और उसकी रिडक्शन करें,
हमें पता है ना रिडक्शन होता क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो जब नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन की यहाँ से H2O निकला तो हमारे पास नाइट्रोसो कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। उसकी फर्दर रिडक्शन की तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल एमीन की फॉर्मेशन हुई। देन फिर से उसकी रिडक्शन की तो हमारे पास प्राइमरी एमीन की फॉर्मेशन हुई। अब हमारे पास डियर फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रिएक्शन मीडियम हम ले रहे हैं और हमारे पास नेचर क्या है रिड्यूसिंग एजेंट का। ये बात हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं जब हमने एसिडिक मीडियम लिया था नाइट्रो एल्केन्स में, जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, बेसिक मीडियम लिया था, न्यूट्रल मीडियम लिया था। ये ठीक उसी तरीके से है और यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। अब हमारे पास वन बाय वन हम उन जो केसेस हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है जब हम रिएक्शन देख रहे हैं एसिडिक मीडियम में। देखिए डियर क्या कहता है, बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम एक्टिव मेटल लाइक जिंक, आयरन, ओटिन एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू द कोरस्पॉन्डिंग एमीन्स। देखिए हमारे पास हमें एक कॉम्बिनेशन लेना है और वो कॉम्बिनेशन क्या है कि एक्टिव मेटल लेंगे, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ओटिन हो गया एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो भी उसका कोरस्पॉन्डिंग एमीन होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम ले रहे हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड में नाइट्रोबेंजीन। देखिए एक्टिव मेटल लिया, आयरन एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी तरीके से या फिर टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमारे पास फॉर्मेशन हुई पहले एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड की, उसमें हमने उसे ट्रीट किया NaOH के साथ तो NaCl और H2O निकल गया और अल्टीमेटली हमारे पास एनिलीन की फॉर्मेशन हो गई। अब आप कहेंगे कि सर आपने इन दोनों का तो बताया ही नहीं, तो इनका सुनिए डियर। अगर हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की एसिडिक मीडियम में तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं यानी नाइट्रोसो कंपाउंड एंड हाइड्रोक्सिल एमीन्स, ये हमारे पास काफ़ी जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं, इवन हमारे पास जो पेरेंट नाइट्रो कंपाउंड है उससे भी जल्दी। तो इसी वजह से हमारे पास सिर्फ हमें प्राइमरी अमीन्स ही मिलता है एज फाइनल प्रोडक्ट। हुआ क्लियर? तो ये हमारे पास बात हो गई रिडक्शन की। अब हमारे पास जो ये रिएक्शन है हम इसकी मैकेनिज्म को भी देखते हैं, थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को। देखिए हमारे पास अगर हम बात करें इस मैकेनिज्म की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होगा और प्रोटॉन्स का एडिशन होगा और हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन और फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन इंटरमीडिएट्स के रूप में फॉर्म होंगे, जैसा कि हमने जनरल रिएक्शन में भी देखा था। आइए देखते हैं। हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, इसमें हम ऐड करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखा दिया है। क्लियर? उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें H+, तो यहाँ पर हमारे पास H ऐड हो जाता है। अब फिर हम इसमें एक बार करते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन पहले ही था, एक और आ गया और हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई। एक और H+ डियर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है OH2+ की। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो ये हमारे पास यहाँ से निकलना चाहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास वाटर निकलेगा और फॉर्मेशन होगी नाइट्रोसोबेंजीन की, जो कि हमारे पास यहाँ पर एक इंटरमीडिएट है। अब फिर से हमारे पास हमने एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया, यहाँ पर हमने ओड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। उसके बाद हमने डाला H+ और वो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गया। फिर से एक इलेक्ट्रॉन डाला तो हमारे पास यहाँ पर देखिए एक और इलेक्ट्रॉन आया और इसके ऊपर आ गया डियर हमारे पास
नेगेटिव चार्ज। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक और H+ डालते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, नेगेटिव चार्ज है तो H यहाँ पर हमारे पास लग गया। उसके बाद एक बार और H+ हम डालेंगे तो यहाँ पर डियर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी C6H5NH2+। यहाँ पर एक H ऐड हो गया। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहाँ पर हमारे पास डियर ये यहाँ से निकलना चाहेगा H2 और हमारे पास फॉर्म हो गया C6H5NH। अब हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है तो एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो C6H5 एक इलेक्ट्रॉन आया है तो नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद डियर हमारे पास इसमें अगर हम एक और H डालेंगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर H ऐड हो जाएगा C6H5NH2 और ये हमारे पास प्राइमरी एमीन बन गया। अगर इसमें हम फर्दर H+ डालते हैं तो हमारे पास एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन होती। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म थी पिछली रिएक्शन की। रिएक्शन के थ्रू समझना चाहते हो, रिएक्शन के थ्रू समझो, आपको मैकेनिज्म के थ्रू भी मैंने बता दिया है। एक दो बार हाथ से लिख के देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं हमारे लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड हम देखते हैं कैटालिटिक रिडक्शन को। पहले हम देख चुके हैं रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, अब हम देख रहे हैं कैटालिटिक रिडक्शन। नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कैटालिस्ट का कुछ ना कुछ रोल ज़रूर होने जा रहा है। अब हमारे पास यहाँ क्या होता है कि हम हाइड्रोजन लेते हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और कैटालिस्ट क्या होता है जैसे कि रेनेनिकल हो गया, प्लेटिनम हो गया और पैलाडियम कार्बन हो गया इथेनॉल में। रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। नाइट्रोबेंजीन 3H2 पैलाडियम इन कार्बन हमने लिया कैटालिस्ट, और किस में लिया, इथेनॉल में। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिड्यूस हो जाएगा C6H5NH2 में, और साथ में हमारे पास 2H2 फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बात हम कर लेते हैं रिडक्शन इन द न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में डियर हम जिंक डस्ट और NH4 सॉल्यूशन का यूज़ किया करते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की तरह उनके कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल अमीन में रिड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। नाइट्रोबेंजीन लिया, जिंक डस्ट NH4Cl सॉल्यूशन, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हुआ इसका कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल अमीन जो है N-फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। हमारे पास जो ये रिएक्शन है डियर, इसका हम यूज़ करते हैं एज ए टेस्ट फॉर नाइट्रो कंपाउंड, जिसे हम बेकर मिलिकन्स टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बातें थी कैटालिटिक रिडक्शन और रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम से रिलेटेड। आप इसे नोट करें, देन हम चलते हैं हमारे लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो है रिडक्शन इन द एल्केलाइन मीडियम। देखिए डियर, अगर हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करें एल्केलाइन मीडियम में तो वहाँ पर हमारे पास हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट हम ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है। एग्जाम्पल से समझिए। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं नाइट्रोबेंजीन का। 2 मोल लिए, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं Na3ASO3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या फिर ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ पर हमारे पास एजोक्सी बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद अगर हम सेम नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कर रहे हैं जिंक इन NaOH NCS3OH मिक्सचर, तो हमारे पास एजोबेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है। सेम नाइट्रोबेंजीन की अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमारे पास हाइड्रोजोबेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है। यही बात हमने आपको बताई कि हमारे पास जब हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करते हैं किसमें, एल्केलाइन मीडियम में, तो हमारे पास हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि किस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर कैसा है। उसके बेस पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। कब कब क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मैंने
बता दिया। अब एक हम एजॉक्सी बेंजीन की फॉर्मेशन देख लेते हैं, बाकी की आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखिए, हमने जनरल रिएक्शन में ही देखा था, हमारे पास ये इंटरमीडिएट्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन और नाइट्रोसो बेंजीन। देखिए डियर, हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर का अटैक हुआ नाइट्रोजन एटम पर और यहाँ पर शिफ्ट हो गई हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और फॉर्मेशन हो गई इस कंपाउंड की। उसके बाद हम कर क्या रहे हैं, रिडक्शन एल्केलाइन मीडियम में, तो OH माइनस रहेगा तो वो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा डियर, और ये हमारे पास इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से वाटर निकलेगा और फॉर्मेशन होगी इस कंपाउंड की। उसके बाद हमारे पास लोन पेयर इस बॉन्ड पर शिफ्ट होगा और यहाँ से हमारे पास OH माइनस निकलेगा और एजॉक्सी बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि ये रहा। क्लियर। इसी तरीके से हम फर्दर रिडक्शन शो कर सकते हैं एजोबेंजीन की और हाइड्राजोबेंजीन की। क्लियर हुआ ये? तो ये हमारे पास बात हो गई जब हम रिडक्शन कर रहे हैं एल्केलाइन मीडियम में। तो आप इसे नोट करें, देन हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन को। तो चलिए डियर, नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए डियर, जब हम नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो हमारे पास एजोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की। देखिए डियर, जब हम नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं वीकली एसिडिक मीडियम में तो वो हमारे पास एनिलीन देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन, इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं वीकली एसिडिक मीडियम में तो हमारे पास एनिलीन की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अगर डियर हम स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम ले तो यहाँ पर हमारे पास पैरा अमीनोफिनोल की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में। पहले हमारे पास फॉर्मेशन हुई एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन की, जिसमें हमारे पास फर्दर रीअरेंजमेंट होकर पैरा अमीनोफिनोल की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है सेलेक्टिव रिडक्शन। देखिए डियर, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होती है सेलेक्टिव रिडक्शन। देखिए डियर, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप्स प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग पर, क्या कहा मैंने, अगर दो या दो से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप्स प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग पर तो हमारे पास ये पॉसिबल होता है कि हम उनमें से एक को रिड्यूस कर सकें दूसरे को बिना अफेक्ट किए। इस टाइप की जो रिडक्शंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। आई रिपीट कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप्स प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग पर तो हमारे लिए पॉसिबल है कि हम एक को रिड्यूस करें विदाउट अफेक्टिंग अदर, तो इसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए डियर, हमारे पास रिडक्शन कर रहे हैं हम मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन की विद सोडियम और अमोनियम सल्फाइड। यहाँ पर हमारे पास है अमोनियम सल्फाइड, तो हमारे पास मेटा नाइट्रो एनिलीन की फॉर्मेशन होती है, जो कि आप देख सकते हैं साथ में 6NH3 2H2 एंड 3S। उसके बाद नोट डालकर लिखिएगा। देखिए डियर, हमारे पास जो ये रिडक्शन है नाइट्रो कंपाउंड्स की विद सल्फाइड्स और पॉलीसल्फाइड्स तो उसे हम जिनिन रिडक्शन भी कहा करते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास बात हो गई इन रिएक्शंस की, तो आप इन्हें नोट करें। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारी थर्ड रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले हम दो रिएक्शंस ऑलरेडी देख चुके हैं। पहली थी एसिडिक नेचर, सेकंड थी रिडक्शन। रिडक्शन को हमने काफ़ी डिटेल में एनालाइज किया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। देखिए डियर, हमारे पास जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं वे भी दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाया करते हैं, जैसे कि हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया एंड सल्फोनेशन। हमें पता है डियर, हमारे पास जो ये नाइट्रो ग्रुप है ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसी वजह से ये स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग है
और मेटा डायरेक्टिंग ये ग्रुप है। किस तरीके से वो समझिए। उससे पहले आप हमारे पास नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पर, यहाँ पर प्लस चार्ज आया तो डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, प्लस चार्ज अब यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, प्लस चार्ज अब यहाँ पर आएगा। देखिए डियर, हमारे पास प्लस चार्ज किस किस पोजीशन पर आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर। यानी हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा रिड्यूस कर रहा है। कौन सी पोजीशंस पर? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस देन एट मेटा पोजीशंस। आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेटा पोजीशन पर हमारे पास प्लस चार्ज नहीं आया है। सिंपल लैंग्वेज में हम कहना चाहें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है मेटा पोजीशंस पर देन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। क्लियरली आप देख सकते हैं। अब हमारे पास इसी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है। फर्दर अगर हम बात करें, हमारे पास जो NO2 ग्रुप है वो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग है, तो इसी वजह से हमारे पास जो ये रिएक्शंस हैं डियर, ये ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर होती हैं। एग्जांपल देखिए, नाइट्रोबेंजीन जब हम इसे ट्रीट कर रहे हैं फ्यूमिंग HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमारे पास मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जा रही है। जब हम नाइट्रोबेंजीन को ट्रीट कर रहे हैं Br2 Fe की प्रेजेंस में, तो हमारे पास मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जा रही है। इसी तरीके से अगर हम फ्यूमिंग H2SO4 ले रहे हैं तो यहाँ पर डियर हमारे पास मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जा रही है। एज सिंपल एज डैट। अब हमारे पास यहाँ पर क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप्स हैं इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग पर उसे इस एक्सटेंट तक डिक्रीज कर सकते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोबेंजीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारे पास नहीं दिखाता। इसी रीज़न की वजह से हमारे पास काफ़ी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में जो नाइट्रोबेंजीन है उसका हम यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट। और एडवांटेज की बात करें अगर हम नाइट्रोबेंजीन की एज ए सॉल्वेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, वो ये है कि हमारे पास इसका जो हाईली पोलर नेचर है तो ये अपने अंदर एनहाइड्रस AlCl3 को डिसॉल्व कर लेता है। क्लियर हुई बात? तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। चलिए डियर, फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए डियर, हमारे पास अभी हमने जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी थी नाइट्रोबेंजीन की, तो वहाँ पर हमने देखा था कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, जो कि हमारे पास हमें ये सजेस्ट करता है कि नाइट्रोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी दिखा सकती हैं उन पोजीशंस पर। अब हमारे पास जो ये रिएक्शंस हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स के साथ होती हैं और अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस में होती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, अगर हम नाइट्रोबेंजीन को फ्यूज़ करते हैं किसके साथ? सॉलिड KOH के साथ, तो हमारे पास लो इल्ड मिलती है ऑर्थो एंड पैरा फिनोल्स के मिक्सचर की। क्लियरली आप देख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन फ्यूज़ कर रहे हैं सॉलिड KOH के साथ, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर हमें मिल रहा है, लेकिन इसका काफ़ी लो इल्ड हमें देखने को मिलता है। मैकेनिज्म के डियर अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो ये मैकेनिज्म है ये एग्जांपल है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। बात कर लेते हैं स्टेप 1 की। ये है हमारे पास डियर न्यूक्लियोफाइल, तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है बेंजीन रिंग पर और हमारे पास कार्बे एनाइन की फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और ये हमारे पास ये इधर। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया तो नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पर और ये हमारे पास डियर इस एटम पर। उसके बाद डियर हमारे पास ये फिर से यहाँ आएगा और ये हमारे पास इधर और ये हमारे पास
नेक्स्ट एटम पर और ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई। ये हमारे पास जो कार्बे एनायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से डीलोकलाइजेशन में रहा है। बात करें सेकंड स्टेप की, तो हमारे पास जो कार्बे एनायन फर्स्ट जो स्टेप है उसमें फॉर्म हुआ था डियर, वो हाइड्राइड आयन को लॉस करेगा और हमारे पास जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन वो पुअर लिविंग ग्रुप है। इसी वजह से हमारे पास जो रिएक्शन है इसे हम कैरी आउट करते हैं हाई टेम्परेचर पर या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जो कि हमारे पास H- आयन को ऑक्सीडाइज कर दे H2 में। हमारे पास जो कंप्लीट मैकेनिज्म है वो हमने आपको बता दिया है, जिसमें हमारे पास हमने देखा है फॉर्मेशन ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमारे पास हाइड्राइड आयन निकल चुका है। क्लियर? तो ये हमारे पास बात हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। इसमें फर्दर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप को। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है नाइट्रोबेंजीन का, उस पर कोई असर नहीं होता जब हम उसे ट्रीट करते हैं एल्कली के साथ। लेकिन हमारे पास जो ये नाइट्रो ग्रुप है इसे हम डिस्प्लेस कर सकते हैं एज नाइट्राइट आयन बाय न्यूक्लियोफाइल्स। अगर हमारे पास जो दूसरा नाइट्रो प्रोडक्ट हो वो प्रेजेंट हो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन के केस में। अगर डियर हम इसे ट्रीट कर रहे हैं एक्वस KOH के साथ, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की फॉर्मेशन हो रही है, साथ में KNO2। इन्हें आप रिएक्शन के तौर पर भी याद रखिएगा। ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं C2H5O के या फिर एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनिटोल की फॉर्मेशन हो रही है, साथ में KNO2। 2NH3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन को, तो हमारे पास टियर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन के साथ में N2, साथ में 2H2। तो यहाँ पर आपका जो पोर्शन है केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो एरीन्स का वो पूरी तरीके से ख़त्म होता है। आई थिंक इस चैप्टर का सिर्फ एक और लेक्चर बचा है, उसके बाद ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।